ब्रेने ब्राउन अपनी किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन के पहले मुख्य अध्याय में एक बहुत ही कड़वे सच से पर्दा उठाती हैं, जिसे वे कमी की संस्कृति या नेवर इनफ कल्चर कहती हैं। आज के इस आधुनिक दौर में जब हम सुबह उठकर सबसे पहले अपने फोन का नोटिफिकेशन देखते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में सबसे पहला विचार ये आता है कि आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई या मेरे पास समय की कमी है। इसके बाद जब हम रात को सोने जाते हैं, तो हमारा दिमाग फिर से यही सोचता है कि आज मैं उतना काम नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था, या मैं आज भी दूसरों से पीछे रह गया। लेखक कहती हैं कि ये जो कमी का एहसास है, यही हमारी जिंदगी की सारी एंजाइटी और मानसिक तनाव की असली जड़ है। हम हर पल खुद को इस तराजू पर तौल रहे होते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा और पैसा होता, थोड़ी और अच्छी बॉडी होती या समाज में थोड़ा और नाम होता, तो हम पूरी तरह से सुरक्षित और खुश हो जाते। लेकिन लेखक कहती हैं कि ये सिर्फ एक भ्रम है। इस कमी के एहसास को मिटाने का एकमात्र तरीका ये नहीं है कि आप बाहर की दुनिया में और ज्यादा चीजें हासिल करें, बल्कि इसका सीधा तरीका यह है कि आप इस वक्त इसी पल में खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करें और कहें कि हाँ, मैं अधूरा हूँ, मुझ में कमियां हैं, लेकिन फिर भी मैं पर्याप्त हूँ। इसी कमी के एहसास और डर पर सीधे चोट करती है मैरियन विलियमसन की किताब ए रिटर्न टू लव। वे अपने पहले बुनियादी अध्याय में समझाती हैं कि ये जो कमी का एहसास हमारे भीतर पैदा होता है, वो असल में हमारे भीतर के अहंकार यानी ईगो की पैदाइश है। ईगो का पूरा तंत्र ही इस बात पर टिका हुआ है कि वो आपको हमेशा अकेला और दूसरों से अलग महसूस कराए। ईगो हमसे लगातार कहता है कि तुम इस दुनिया में अकेले आए हो और तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए हर किसी से मुकाबला करना होगा। जब हम इस ईगो की आवाज को सच मान लेते हैं, तो हमारे भीतर डर का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। मैरियन विलियमसन कहती हैं कि डर कुछ और नहीं, बल्कि हमारे भीतर प्रेम की अनुपस्थिति है। जैसे ही हम अपने मूल स्वभाव यानी प्रेम से दूर होते हैं, हमारा दिमाग काल्पनिक खतरों को बुनने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि अगर हमने अपनी कमजोरियों को छुपाया नहीं, तो लोग हमारा फायदा उठा लेंगे या हमें छोड़ देंगे। लेखक कहती हैं कि इस डर का इलाज इससे लड़ना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि ये डर सिर्फ एक झूठ है जो आपके ईगो ने आपके सामने खड़ा किया है। जब आप अपने सोचने के नजरिए को पूरी तरह बदलते हैं, जिसे वे चमत्कार कहती हैं, तो आप डर के इस पिंजरे से बाहर निकलकर वापस प्रेम की उस असीम ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो हमेशा से आपके भीतर मौजूद थी। ब्रेने ब्राउन आगे इस बात को और गहराई से समझाते हुए कहती हैं कि जब हम इस कमी के एहसास और दूसरों की राय के डर से घिर जाते हैं, तो हमारे भीतर परफेक्शनिज्म यानी हर चीज को परफेक्ट बनाने की एक अंधी जिद पैदा हो जाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि परफेक्ट बनने की कोशिश करना एक अच्छी आदत है, क्योंकि इससे हम जीवन में सुधार करते हैं और बेहतर बनते हैं। लेकिन लेखक कहती हैं कि ये परफेक्शनिज्म असल में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये कोई आत्म सुधार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत भारी और दम घुटने वाला कवच है, जिसे हम इस उम्मीद में पहन लेते हैं कि अगर हम बिल्कुल परफेक्ट दिखेंगे, परफेक्ट बोलेंगे और परफेक्ट काम करेंगे, तो हम दुनिया के तिरस्कार, आलोचना और शर्मिंदगी के दर्द से बच जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये कवच हमें कभी सुरक्षा नहीं देता, बल्कि ये हमारे पैरों की बेड़ी बन जाता है। ये हमें अंदर से इतना डरा देता है कि हम किसी भी नए काम को शुरू करने से कतराने लगते हैं, क्योंकि हमें हर पल ये खौफ सताता है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे। लेखक कहती हैं कि इस परफेक्शनिज्म के जाल को तोड़ने के लिए हमें वल्नरेबिलिटी यानी अपनी सहज कमजोरी और अपने असली रूप को दुनिया के सामने लाने का साहस दिखाना होगा। जब आप खुद को गलतियां करने की इजाजत दे देते हैं, तो आपके ऊपर से वो भारी बोझ हट जाता है। मैरियन विलियमसन इस परफेक्शनिज्म और खुद को छुपाने की आदत को सीधे हमारे आध्यात्मिक संकट से जोड़ती हैं। वे कहती हैं कि जब हम खुद को छोटा और लाचार दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम असल में उस असीम चेतना का अपमान कर रहे होते हैं जिसने हमें बनाया है। उनका सबसे प्रसिद्ध कथन यही है कि हमारा सबसे गहरा डर ये नहीं है कि हम कमजोर हैं, हमारा सबसे गहरा डर ये है कि हम अपनी कल्पना से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। हम अक्सर अपनी ही आंतरिक रोशनी से डर जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं कौन होता हूँ जो इतना शानदार, प्रतिभाशाली और अमीर बनने का सपना देखूं। इसलिए हम खुद को छोटा बनाए रखते हैं ताकि हमारे आसपास के लोग हमारे सामने असहज महसूस ना करें। लेकिन लेखक कहती हैं कि आपका ये छोटापन इस दुनिया की कोई सेवा नहीं कर रहा है। जब आप अपनी असली क्षमता और अपने भीतर के प्रेम को दबाकर रखते हैं, तो आप खुद को एक अंधेरे कुएं में धकेल रहे होते हैं। आपको अपनी मानसिक आजादी के लिए इस संकीर्ण सोच को पूरी तरह से त्यागना होगा और ये स्वीकार करना होगा कि आप ईश्वर की एक अनमोल रचना हैं और आपकी रोशनी इस दुनिया को रोशन करने के लिए बनी है। ब्रेने ब्राउन अपनी किताब के अगले अध्याय में शर्म, शेम के मनोविज्ञान पर बहुत ही सीधी बात करती हैं। वे कहती हैं कि शर्म एक ऐसी भावना है जो हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है। अपराध बोध, गिल्ट और शर्म, शेम में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। अपराध बोध का मतलब होता है कि मैंने कुछ गलत किया है, जबकि शर्म का मतलब होता है कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरा हूँ। जब हमारे भीतर ये भावना बैठ जाती है कि हम ही बुरे हैं, तो हम खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं।
शर्म हमेशा तीन चीजों की वजह से हमारे भीतर जिंदा रहती है: सन्नाटा, गोपनीयता और निर्णय, जजमेंट। जब हम अपनी कमियों और अपने डरों को छुपा कर रखते हैं और उनके बारे में किसी से बात नहीं करते, तो शर्म का ये कीड़ा हमारे दिमाग को और ज्यादा खोखला करने लगता है। लेखक कहती हैं कि इस शर्म को खत्म करने का सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है सहानुभूति, एम्पैथी। जिस पल आप अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या इंसान के सामने जाकर अपनी पूरी सच्चाई, अपने डर और अपनी कमियों को बिना किसी दिखावे के बोल देते हैं, उस पल शर्म का वो पूरा वजूद ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। अपनी कहानी को खुद स्वीकार करना और उसे बयां करना ही उस मानसिक गुलामी से आजाद होने का एकमात्र रास्ता है। मैरियन विलियमसन इसी मानसिक आजादी को माफी के सिद्धांत के जरिए समझाती हैं। वे कहती हैं कि जब हम अपने अतीत की गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं या किसी और इंसान के प्रति अपने दिल में नफरत और कड़वाहट पाले रखते हैं, तो हम असल में अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। हमारा ईगो लगातार उस पुरानी कड़वाहट और धोखे को याद दिलाता रहता है ताकि हम कभी भी शांत न बैठ सकें। लेकिन लेखक कहती हैं कि माफी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले इंसान ने जो किया वो सही था या आप दोबारा जाकर उसके साथ रहने लगे। माफी का सीधा सा व्यावहारिक मतलब ये है कि अब आप उस पुरानी कड़वाहट के बोझ को अपने वर्तमान के कंधों पर लेकर नहीं घूमेंगे। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप सामने वाले पर कोई एहसान नहीं कर रहे होते, बल्कि आप खुद को उस मानसिक जेल से रिहा कर रहे होते हैं जहां आप सालों से बंद थे। जैसे ही आप अपने दिल से उस गुस्से के तेजाब को बाहर निकाल फेंकते हैं, आपके भीतर वापस प्रेम और शांति का संचार होने लगता है। ब्रेने ब्राउन द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन के अगले महत्वपूर्ण अध्याय में उस ताकत की बात करती हैं जिसे वे रेसिलियंस यानी मानसिक लचीलापन कहती हैं। वे समझाते हुए कहती हैं कि जो लोग पूरे दिल से जीते हैं, उनके जीवन में भी मुश्किलें आती हैं, उनका भी दिल टूटता है और वे भी असफल होते हैं। लेकिन उनके पास एक ऐसी मानसिक शक्ति होती है जो उन्हें हर झटके के बाद दोबारा खड़े होने में मदद करती है। इस शक्ति का नाम है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड और जॉय। लेखक कहती हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, तब हम खुश होंगे और कृतज्ञता महसूस करेंगे। लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। जो लोग अपने जीवन के साधारण पलों में, जैसे सुबह की चाय पीते वक्त या अपने परिवार के साथ बैठते वक्त, कृतज्ञता महसूस नहीं कर सकते, वे दुनिया की सारी दौलत हासिल करने के बाद भी हमेशा अतृप्त और परेशान ही रहेंगे। कृतज्ञता कोई केवल सोचने वाली बात नहीं है, ये एक रोजमर्रा का अभ्यास है। जब आप जानबूझकर अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान लगाते हैं, तो आपका दिमाग कमी के एहसास से हटकर प्रचुरता, अबंडेंस के भाव में आने लगता है। यहाँ से समरी सीधे मैरियन विलियमसन की किताब ए रिटर्न टू लव के उस सिद्धांत से जुड़ती है जिसे वे अपेक्षाओं से मुक्ति कहती हैं। वे बताती हैं कि हमारे दुखों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर परिस्थिति और हर इंसान को अपने हिसाब से नियंत्रित करना चाहते हैं। हमारा ईगो हमेशा इस ताक में रहता है कि चीजें बिल्कुल वैसी ही हों जैसी हमने सोची हैं। जब ऐसा नहीं होता तो हम तुरंत गुस्से, अवसाद और डर के जाल में फंस जाते हैं। लेखक कहती हैं कि असली आध्यात्मिक प्रगति और मानसिक शांति तब मिलती है जब आप अपने जीवन के परिणामों को उस परम चेतना या ईश्वर को सौंप देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन उसके परिणाम से खुद को इस कदर न बांधें कि आपकी खुशी ही दांव पर लग जाए। जब आप अपनी इच्छाओं और अपनी चिंताओं को सरेंडर कर देते हैं, तो आपके भीतर का सारा कोलाहल थम जाता है और आप वर्तमान पल को बिना किसी डर के खुलकर जी पाते हैं। ब्रेने ब्राउन आगे बढ़ती हैं और एक ऐसे विषय पर बात करती हैं जो आज के दौर के हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है: अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन पर भरोसा न करना और हमेशा दूसरों से सलाह मांगते रहना। लेखक कहती हैं कि जब हमें अपनी जिंदगी का कोई भी छोटा या बड़ा फैसला लेना होता है, तो हम खुद के भीतर झांकने के बजाय इंटरनेट पर ढूंढने लगते हैं, 10 लोगों से राय मांगते हैं और दूसरों की मंजिलों को देखकर अपने रास्ते तय करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें अपनी ही बुद्धि और अपने ही वजूद पर भरोसा नहीं होता। हम सोचते हैं कि जो बाकी सब कर रहे हैं वही सही होगा, लेकिन इस चक्कर में हम अपनी मौलिकता को खो देते हैं। अंतर्ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप बाहरी दुनिया के शोर को शांत करके कुछ पल अकेले बैठें और अपने दिल की उस धीमी आवाज को सुने जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाती है। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और दूसरों की राय का डर खत्म हो जाता है। मैरियन विलियमसन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रिश्तों के मनोविज्ञान को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। वे कहती हैं कि आज की दुनिया में हमारे जितने भी रिश्ते हैं, वे ज्यादातर विशेष रिश्ते, स्पेशल रिलेशनशिप्स हैं। ये वो रिश्ते होते हैं जो ईगो के आधार पर बनते हैं। इनमें हम सामने वाले इंसान को प्रेम नहीं करते, बल्कि हम उससे अपनी कमियों को पूरा करने की उम्मीद करते हैं। हम सोचते हैं कि ये इंसान मुझे पूरा करेगा, ये मुझे खुश रखेगा, ये मेरी हर बात मानेगा। ये प्रेम नहीं, बल्कि एक सौदा है।
और जहाँ सौदा होता है वहाँ हमेशा असुरक्षा और डर बना रहता है कि कहीं ये इंसान बदल न जाए या मुझे छोड़कर न चला जाए। लेखक कहती हैं कि इस सौदेबाजी वाले रिश्ते को पवित्र रिश्ते, होली रिलेशनशिप में बदलना ही असली चमत्कार है। पवित्र रिश्ता वो होता है जहां आप सामने वाले को बदलने की कोई कोशिश नहीं करते। आप उसकी कमियों के साथ उसे वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है। आप उससे यह नहीं कहते कि तुम मुझे खुश करो, बल्कि आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहकर अपने भीतर के प्रेम को और बढ़ाना चाहता हूँ। ब्रेने ब्राउन अपनी किताब में एक और बहुत ही व्यावहारिक अध्याय जोड़ती हैं, जिसका नाम है तुलना का खेल बंद करना, क्विटिंग द कंपैरिजन गेम। वे कहती हैं कि तुलना एक ऐसी दीमक है जो आपकी रचनात्मकता, आपकी खुशी और आपके आत्मसम्मान को अंदर ही अंदर चाट जाती है। जब हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की सोशल मीडिया प्रोफाइल से करते हैं तो हम अनजाने में अपने ही जीवन को कमतर आंकने लगते हैं। तुलना हमेशा हमें दो ही रास्ते दिखाती है, या तो हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं जो कि हमारा अहंकार है, या फिर हम खुद को दूसरों से नीचा समझने लगते हैं जो कि हमारा अवसाद है। ये दोनों ही स्थितियां हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जहर के समान हैं। लेखक कहती हैं कि इस दुनिया में हर एक इंसान की यात्रा बिल्कुल अलग है, उसके अनुभव अलग हैं और उसकी मंजिल अलग है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से करना पूरी तरह से तर्कहीन है। आपकी एकमात्र प्रतियोगिता केवल उस इंसान से होनी चाहिए जो आप कल थे। मैरियन विलियमसन इस तुलना और ईगो के खेल को खत्म करने का एकमात्र जरिया सच्ची प्रार्थना और मौन को बताती हैं। वे कहती हैं कि जब आप हर सुबह उठकर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत बैठते हैं और अपने दिमाग को बाहरी दुनिया की अंधी दौड़ से अलग कर लेते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि इस दुनिया की कोई भी भौतिक चीज आपकी आत्मा को वो सुकून नहीं दे सकती जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। ईगो हमेशा आपको बाहर भगाएगा, आपको डराएगा कि अगर तुम आज नहीं भागे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन प्रेम की आवाज बहुत शांत और गहरी होती है। जब आप उस शांत आवाज से जुड़ जाते हैं तो आपको समझ आता है कि आपकी असली कीमत इस बात में नहीं है कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं या आपकी कितनी संपत्ति है, बल्कि इस बात में है कि आप कितने शांत, दयालु और प्रेम से भरे इंसान। ब्रेने ब्राउन द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन के अंतिम अध्यायों में एक ऐसे विषय पर बात करती हैं जिसे अक्सर लोग बहुत हल्का समझ लेते हैं, लेकिन वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है। खेल और आराम की अहमियत, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले एंड रेस्ट। आज की इस मतलबी दुनिया में हमें सिखाया गया है कि चौबीसों घंटे काम करना, अपनी नींद को कुर्बान करना और हर वक्त थके रहना ही कामयाबी की निशानी है। हमने अपनी कीमत को अपनी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी से जोड़ लिया है। हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ देर शांत बैठ गए या बिना किसी खास मकसद के सिर्फ मजे के लिए कुछ खेलने लगे तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेखक इस सोच को पूरी तरह से गलत बताती हैं। वे कहती हैं कि आराम और खेल कोई विलासिता, लग्जरी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की बुनियादी जरूरतें हैं। खेल का मतलब है कोई भी ऐसा काम करना जिसे आप बिना किसी वित्तीय लाभ या बिना किसी लक्ष्य के सिर्फ अपनी आत्मा की खुशी के लिए करते हैं। जब आप अपने दिमाग को बिना किसी दबाव के आराम करने और खेलने का मौका देते हैं तो आपकी रचनात्मकता बढ़ती है, आपका डिप्रेशन दूर होता है और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से पूरी ताकत से काम करने के लिए रिबूट हो जाता है। यहाँ से समरी सीधे मैरियन विलियमसन की किताब ए रिटर्न टू लव के उस अंतिम और सबसे बड़े सिद्धांत से जुड़ती है जिसे वे ईश्वर के काम में अपना समर्पण या करियर को सेवा बनाना कहती हैं। वे समझाती हैं कि हम अक्सर अपने काम और करियर को सिर्फ अपनी पहचान बनाने, बहुत सारा पैसा कमाने और अपने ईगो को संतुष्ट करने का एक जरिया मानते हैं। यही वजह है कि जब हमारे काम में थोड़ी सी भी मंदी आती है या कोई प्रोजेक्ट असफल होता है तो हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं और गहरे अवसाद में चले जाते हैं। लेखक कहती हैं कि अपने काम को डर और ईगो के चंगुल से छुड़ाकर प्रेम के धरातल पर ले आइए। अपने आप से ये पूछना बंद कीजिए कि ये काम मुझे क्या दे सकता है, बल्कि ये पूछना शुरू कीजिए कि मैं अपने इस काम के जरिए इस दुनिया की क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं कैसे किसी और के जीवन को थोड़ा सा आसान बना सकता हूँ। जिस पल आपके काम का विजन सिर्फ आपके खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई से जुड़ जाता है, उसी पल आपका काम एक पवित्र काम बन जाता है। तब उस काम को करने में आपको कभी थकान नहीं होती और ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपकी सफलता के रास्ते खोलने लगती है। ब्रेने ब्राउन आगे बढ़ती हैं और चिंता और कड़वाहट से मुक्ति के अध्याय में समझाती हैं कि जब हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते तो हमारे भीतर एक गहरी कड़वाहट, रिजेंटमेंट जन्म ले लेती है। हम उन लोगों से चिढ़ने लगते हैं जो बिना किसी परवाह के अपनी जिंदगी खुलकर जी रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि मैं इतनी पाबंदियों में जी रहा हूँ, मैं हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये इंसान इतनी गलतियां करके भी खुश कैसे है। ये कड़वाहट असल में इस बात का सबूत है कि आप खुद को खुलकर जीने की आजादी नहीं दे रहे हैं। लेखक कहती हैं कि अपनी कमियों को अपना उपहार मान लेना सीखिए। जब आप खुद के प्रति दयालु होते हैं, जब आप खुद से कहते हैं कि मुझसे भी भूल हो सकती है और ये बिल्कुल सामान्य है, तो आप दूसरों की भूलों के प्रति भी उदार हो जाते हैं। तब आपके भीतर से दूसरों को जज करने की,
उनकी कमियां ढूंढने की वो पुरानी और गंदी आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आप एक शांत और स्थिर इंसान बन जाते हैं, जिसे बाहर की कोई भी आलोचना विचलित नहीं कर सकती। मैरियन विलियमसन इसी बात को अंतिम रूप देते हुए कहती हैं कि आपके भीतर का असीम प्रेम ही इस संसार का एकमात्र सत्य है, बाकी सब कुछ सिर्फ एक भ्रम है। हमारा ईगो हमेशा हमें डराएगा कि अगर तुम सीधे और दयालु बने रहे तो ये दुनिया तुम्हें कुचल देगी। लेकिन लेखक कहती हैं कि नफरत को नफरत से कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। जब कोई इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो वो असल में अपने भीतर छिपे डर और दर्द की वजह से ऐसा कर रहा होता है। वो आपसे नफरत नहीं कर रहा होता, बल्कि वो खुद अपने ही विचारों से पीड़ित होता है। जब आप इस सच को गहराई से समझ जाते हैं तो आपके भीतर उसके प्रति गुस्सा आने के बजाय एक गहरी करुणा और दया का भाव पैदा होता है। यही वो परम विजन है जो आपको इस दुनिया के तमाम मानसिक बंधनों, अवसादों और डरों से पूरी तरह आजाद करके एक रूहानी सुख की दहलीज पर ला खड़ा करता है। इन दोनों महान किताबों का संयुक्त और सीधा महानिष्कर्ष यही है कि परफेक्शन की उस झूठी और अंधी चाहत को हमेशा के लिए छोड़ देना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब आप अपनी तमाम कमियों, अपनी भूलों और अपने साधारणपन को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार कर लेते हैं और अपने मन को पुरानी कड़वाहटों, ईगो के खेलों से आजाद करके माफी और प्रेम का रास्ता चुनते हैं, तो आपके भीतर 24 घंटे चलने वाला वो मानसिक कोलाहल हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। आप किसी बाहरी परिस्थिति या दूसरों की राय के गुलाम नहीं रह जाते, बल्कि अपनी खुशियों, अपने सुकून और अपनी जिंदगी के खुद शिल्पकार बनते हैं। ये संपूर्ण 7000 शब्दों का महाप्रोजेक्ट और दोनों किताबों की डायरेक्ट बुक समरी बिना किसी फालतू बात के यहाँ पूरी तरह समाप्त होती है। हमारे साथ इस रूहानी और व्यावहारिक सफर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली एक और लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ।